हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल NYC एकेडमी पर। प्यारे साथियों, मैं आशीष कुमार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी बेहतर होंगे और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आज की हमारी क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। और आज हम लोग इतिहास, जैसे कि हम लोग इतिहास में लगातार प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ते चले आ रहे थे, उसी क्रम में आज इतिहास की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास आपके सामने हाजिर होने वाली है। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि भारत पर पहला युद्ध, पहला आक्रमण कौन सा हुआ, और ईरानी आक्रमण, यूनानी आक्रमण, साथ में सिकंदर महान के विषय में, चाणक्य के विषय में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए और जल्दी से, आप सभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सेशन को आप सभी लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो आइए हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। साथियों, कहा जाता है कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वे भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। और ये बहुत ही अच्छी कविता भी है और आपने इसको सुना भी होगा। तो जीवन में युद्ध होना जरूरी है, संघर्ष रूपी युद्ध होना जरूरी है। और जिसके जीवन में संघर्ष रूपी युद्ध नहीं है, तो एक तरह से उनका जीवन जो है भेड़ और बकरियों के समान होता है। संघर्ष का होना बहुत जरूरी है, और तभी जो है, और प्रण को अपने बनाए रखना जरूरी है, और तभी जो है आप रण में विजयी होंगे। ठीक है, तो इस तरह से तैयारी को आप बेहतर अपनी करते रहें और लगातार पढ़ते रहें। तो हम लोग जल्दी से क्लास को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले मौर्य वंश के पहले के आक्रमण हैं, ये विदेशी आक्रमण हैं, जिनको आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ईरानी आक्रमण भारत में होता है। ईरान, जिसको पर्शिया, फारस कहा जाता है। ईरान में एक हखामनी वंश चलता था। कौन सा वंश चलता था? हखामनी इसका नाम था। ये ईरान में एक वंश चलता था, हखामनी वंश, और इसका शासक साइरस था। कौन था? साइरस। और इसी साइरस का जो पुत्र था, उसका नाम था डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम, या इसे दारा प्रथम भी कहा जाता है। तो आप बिल्कुल समझते चलेंगे हमारे साथ। और इसी ने 518 ईसा पूर्व में, 518 BC में भारत पर आक्रमण करने वाला ये प्रथम विदेशी आक्रमणकारी था। तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी आक्रमणकारी के विषय में आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपका जवाब होना चाहिए डेरियस प्रथम या दारा प्रथम। कहाँ का शासक था? ईरान का था। ये साइरस का बेटा था। और इसके बाद अगर हम बात करें साइरस के विषय में, तो साइरस के विषय में एक बात और भी है कि साइरस भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी आक्रमणकारी था। तो अगर भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी आक्रमणकारी पूछते हैं तो आपका जवाब होगा साइरस प्रथम, और भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी आक्रमणकारी पूछे तो डेरियस प्रथम। अब इन सब बातों का उल्लेख, आखिर ये जो विदेशी आक्रमण है, इनका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो 3 अभिलेख होते हैं। एक होता है बेहिस्तून अभिलेख, इसमें डेरियस प्रथम द्वारा गंधार को जीतने का उल्लेख मिलता है। और जो दूसरा होता है नक्सेरुत्तम अभिलेख होता है, इसमें पंजाब का उल्लेख मिलता है। और पारसी पोलिस अभिलेख होता है, इसमें पंजाब को जीतने का उल्लेख मिलता है। तो अभिलेख ही होते हैं जिनके माध्यम से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जब ये आक्रमण हुआ, तो इसी आक्रमण के बाद भारत और ईरान के बीच में व्यापार चालू हुआ, व्यापार प्रारंभ हुआ। इसी आक्रमण, यही जो आक्रमण हुआ था जिसमें डेरियस प्रथम ने आक्रमण किया भारत पर, और इसी आक्रमण के बाद भारत और ईरान के बीच में व्यापार प्रारंभ हुआ। और भारत को ईरान से ही खरोष्टी लिपि भी मिली, ठीक है, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, खरोष्टी लिपि। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें, तो जब यूनानियों को भी पता चला कि भारत एक ऐसा देश, समृद्ध देश है, बहुत ही जो है धन धान्य से संपन्न देश है, तब उन्होंने भी जो है, यूनानियों ने भी भारत पर करने का प्रयास किया और आक्रमण किया। तो इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। हम लोग अब यूनानी आक्रमण को देखते हैं, यूनानी आक्रमण को पढ़ते हैं। यूनानी आक्रमण की बात करें तो ग्रीक मतलब होता है यूनान। यूनान में एक स्थान पड़ता है मकदूनिया, और मकदूनिया का शासक था फिलिप, और इसी फिलिप के बेटे का नाम था सिकंदर। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था, या सिकंदर के गुरु का नाम आपसे एग्जाम में पूछे तो आपका जवाब होगा अरस्तु। क्या होगा? अरस्तु। इसने, सिकंदर ने क्या किया? फारस के शासक दारा तृतीय को पराजित कर पूरा फारस साम्राज्य नष्ट कर दिया। और ये सब 3री शताब्दी में ईसा पूर्व में हुआ था। तो सिकंदर उससे भी महान निकल गया। मतलब यूनान में एक स्थान पड़ता है मकदूनिया, मकदूनिया के राजा थे फिलिप, फिलिप का ही बेटा सिकंदर था, जिसे सिकंदर महान कहा जाता है, जो भारत विजय का सपना, संपूर्ण भारत विजय का सपना लेकर आता है, पूरे विश्व विजय का सपना लेकर जो है ये
मैदान में कूदता है। और इसके बाद इसने क्या किया, सबसे पहले दारा तृतीय को पराजित किया और पूरा फारस साम्राज्य नष्ट कर दिया। सिकंदर जब तक्षशिला पहुंचा तो वहां पर एक शासक आंभी था, आंभी शासन कर रहा था। आंभी ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि इसकी विशालकाय सेना को देख करके छोटे मोटे जो राजा थे ऐसे ही डर जाते थे। बहुत बड़ी सेना थी इसके पास, हजारों हाथियों की, हजारों घोड़ों की सेना थी इसके पास, हजारों लाखों की संख्या में इसके पास सैनिक थे। भारत विजय का सपना लेकर भारत आया था। तो आंभी ने जब इसके सामने सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, तो इसके बाद जो है सिकंदर वितस्ता नदी के तट पर पहुंचता है। वितस्ता मतलब झेलम नदी, और उसी नदी के तट पर 326 ईसा पूर्व में वितस्ता हाइडेस पीच का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? हाइडेस पीच का युद्ध होता है। परंतु सिकंदर ने पोरस से प्रभावित होकर इसे जीवन दान दे दिया, ऐसा कहा जाता है। करें तो उसका चित्र कुछ ऐसा होता है, आप देख पा रहे हैं, ये सिकंदर महान का चित्र है, ऐतिहासिक फोटो है, ठीक है। तो सिकंदर महान कुछ इस तरह का हुआ करता था, ऐसा। अब अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये वितस्ता युद्ध जो हाइडेस पीच का युद्ध था 326 ईसा पूर्व में हुआ, ये सिकंदर और राजा पोरस के बीच में हुआ। अब राजा पोरस जो है ये काफ़ी साहसी राजा थे। इन्होंने सिकंदर के सामने चुनौती स्वीकार की और युद्ध लड़ने का प्रयास किया, लेकिन सिकंदर के पास बहुत बड़ी सेना थी और सिकंदर ने पोरस के इसी जो है भाव को देख करके पोरस को जो है जीवन दान दिया था और उसके प्राण नहीं लिए थे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद होता क्या है, जब ये सिकंदर और पोरस का युद्ध हो जाता है तो इस प्रकार से यूनानी आक्रमण के बाद हम लोग सिकंदर के विषय में और पढ़ते हैं। सिकंदर ने यहीं पर दो नगर बसाए थे। एक नगर का नाम था निकैया और दूसरा नगर था बौकेफला। बौकेफला जो नगर था इसने अपने घोड़े के नाम से बसाया हुआ था। निकैया नगर जिसे हम विजयनगर बुलाते थे, ठीक है। तो सिकंदर ने अपने जीवन काल में दो नगर बसाए हैं भारत में, एक निकैया और दूसरा बौकेफला। सिकंदर ने अपने विजित क्षेत्रों को अपने सेनापतियों को दे दिया था और वापस यूनान लौट गया और बेबीलोन पहुंच गया। सेनापति इसके कौन कौन से थे? सेलुकस निकेटर था और दूसरा था निर्याकस। ये जल सेनापति था निर्याकस, और सेलुकस निकेटर थल सेनापति था। तो सिकंदर के सेनापतियों का नाम कई बार एग्जाम में पूछता है, तो सेलुकस निकेटर और निर्याकस था। और जब ये बेबीलोन वापस चला जाता है तो 33 वर्ष की आयु में सिकंदर की मृत्यु जो है बेबीलोन में हो जाती है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 323 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि आखिर यूनानी आक्रमण और ईरानी आक्रमण कैसे जो है आपने समझने का प्रयास किया, और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने जो कुछ आपको बताया वहीं से प्रश्न आते हैं। एक तो सिकंदर की मृत्यु के बारे में कई बार प्रश्न पूछा जाता है, हाइडेस पीच युद्ध के विषय में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। अब अगर हम आगे बढ़े तो थोड़ा सा हम इस वीडियो में चाणक्य के विषय में पढ़ेंगे। तो कुछ चाणक्य की बात करें, क्यों चाणक्य के विषय में पढ़ना है? क्योंकि चाणक्य की एक प्रसिद्ध पुस्तक होती अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र से ही हमें विशेष आगे आने वाले मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, और इसलिए इनके विषय में पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चाणक्य, जिनके बचपन का नाम विष्णुगुप्त कौटिल्य था, और इनका जन्म 375 ईसा पूर्व में तक्षशिला में हुआ था, मृत्यु 283 ईसा पूर्व में पटना में हुई थी। मौर्य राजवंश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और इनके पिता श्री चणक थे। और चाणक्य ने नंद वंश का नाश कर चंद्रगुप्त मौर्य को अजापाल से प्रजापाल बनाया था। अजापाल का मतलब है भेड़ बकरियां चराने वाला इंसान, और ऐसे इंसान को जो है ये लाते हैं और तक्षशिला में जो है ला करके शिक्षित करते हैं, और उसको प्रजापाल मतलब राजा बनाने का काम करते हैं। चाणक्य के प्रमुख ग्रंथों की हम लोग बात करें तो इनका जो प्रमुख ग्रंथ होता है अर्थशास्त्र होता है। अर्थशास्त्र ये आज का इकोनॉमिक्स वाला नहीं है, ये राजनीति का शास्त्र है, ठीक है। और राजनीति के शास्त्र में इसमें 15 अधिकरण होते हैं, 180 प्रकरण होते हैं, 6000 श्लोक इसमें लिखे होते हैं। मौर्यकालीन समाज का दर्पण कहा जाता था इस अर्थशास्त्र को, और चाणक्य ने सप्तांग सिद्धांत दिया था। सप्तांग सिद्धांत होता क्या है? इस सप्तांग सिद्धांत में स्वामी, जिसको हम राजा बुलाते हैं, अमात्य मंत्री होता था, जनपद, भूमि, प्रजा, दुर्ग किला जो होता था, दुर्ग होता है, और कोष मतलब राजकोष, दंड, बल, सुहृद और मित्र, ये सप्तांग सिद्धांत हैं किसी शासन को चलाने के। और ये 7 सिद्धांत चाणक्य ने दिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर याद रखेंगे, ठीक। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। तो इस तरह से आज की जो क्लास है इसमें हम लोगों ने इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं, और आशा है आपको वीडियो पूरी समझ में आई होगी।
और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो थोड़ा सा बीच में जो है नहीं आ पाती है, क्योंकि इस समय बोर्ड का काफ़ी काम है, ड्यूटी की वजह से जो है, और बहुत सारा काम होने की वजह से कभी कभी आपकी वीडियो नहीं आ पाती है। तो प्लीज़ आप परेशान ना हो। तो मैं जैसे पढ़ाता हूँ ऐसे ही मैं खुद प्रयास करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने का प्रयास करूँ। तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और हम लोग नेक्स्ट फिर से जो है एक शानदार वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।